चलता हूँ जी। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है महाकाल नगरी से, जहां पहुंच त्रिपाठी बने कांति शामकदल को दिखाया जाता है। भगवान महाकाल का पक्का भगत कांति अजीन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद चढ़ावे वगैरह की दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी की मेन शरण रहने वाले कांति एक सच्चे भगत की सबसे बड़ी डील इमेज है और मंदिर के बाहर उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल जाती है। जिसके बाद कांति की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसके घर में पत्नी के समेत एक बेटा और एक बेटी रहते हैं, जिसमें बेटे का नाम वैविक तो बेटी का नाम दमयानती उर्फ दम्मू है। कांति की बेटी एक छोटे स्कूल में पढ़ती है, वहीं उसका बेटा वैविक एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन स्कूल इंटरनेशनल हो या फिर कस्बे में, तो इंडिया में और उसमें स्टूडेंट आते तो हमारे उसी समाज से हैं। तो एक दिन वैविक अपने दोस्त के यहाँ पर जाता है और घर वालों से कह देता है कि आज रात वो उसी के घर पर बिताएगा। और अगली सुबह जब होती है, विवेक हॉस्पिटल में पाया जाता है। ये बात सुनने के बाद कांति तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो अपने बेटे से मिलता है। जिसके बाद कांति डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कांति को बताता है कि वो विवेक ने कुछ ऐसी गोलियां खाई हैं जिन गोलियों का इस्तेमाल हम सुहागरात के समय पर करते हैं। और डॉक्टर कांति को ये भी बताता है कि विवेक ने सारी रात मास्टर बैट की है। ये सुनने के बाद कांति को बहुत ज़्यादा विवेक पर गुस्सा आता है और वो विवेक पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि कांति की नज़रों में तो ये सब पाप है। तब कांति विवेक के एक दोस्त से सब कुछ पता कर लेता है। विवेक का दोस्त कांति को बताता है कि एक डांस कंपटीशन की तैयारी के बीच विवेक एक लड़की का पार्टनर बना। वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन कुछ जलने वाले दोस्तों ने उसके पसंदीदा पार्टनर से अलग करवा दिया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और सबसे बड़ा मजाक ये था, उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में सस्ताओं का निर्माण कर दिया। और बच्चा पूछे भी तो किससे कि समान लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। महनियम हकीमों जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली गोली खाकर बीमार पड़ जाता है। ये सारी बातें जब कांति को मालूम चली, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो महादेव के सामने पर इतना करते हैं, लेकिन महादेव जानते हैं कि कांति के बेटे विवेक के पास अब कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसलिए महादेव पृथ्वी पर भेजते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार होते हैं, जिन्हें कांति हमेशा महाराज कहकर पुकारता है। कुछ दिनों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल विवेक और उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं और उसे बताया जाता है कि विवेक ने जो हरकत की है उसकी वजह से हम उसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। और वो कांति को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें विवेक स्कूल के बाथरूम में मास्टर वेट कर रहा होता है। और ये वीडियो विवेक के कुछ जलने वाले दोस्तों ने बना ली थी और उसे हर जगह शेयर भी कर दी। इसलिए स्कूल का ये फैसला निकलता है कि अब वो विवेक को किसी भी हालत में स्कूल में नहीं रखना चाहते। और धीरे धीरे करके ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। इस प्रकार वायरल होती है कि ये वीडियो उसके घर तक भी पहुंच जाती है। अब विवेक और उसकी फैमिली किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। कांति जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी इमेज एक सच्चे और आस्था वाली है। लेकिन अब वो किसी से आंख उठा के भी बात नहीं कर सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा और अब वो कहीं दूसरे शहर में किसी रिलेटिव्स के पास चले जाएंगे। वो उसी रात अपने किसी रिलेटिव्स के पास जाने के लिए स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पर वो अगली सुबह की ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से विवेक रेलवे की पटरियों पर पहुँच जाता है, सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर कांति की एक बार फिर मुलाकात होती है महाराज से, मतलब कि अक्षय कुमार महादेव से। महाराज कांति से कहता है कि अपने बेटे विवेक को देखो, शायद वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और चला गया हो। और वो उसे हिंट दे रहा था कि वो सुसाइड करने के लिए चला गया है। तब यहाँ पर कांति भी उसके पीछे आता है और महाराज मतलब कि महादेव ने विवेक को बचा लिया था। जिसके बाद महादेव कांति से बात करते हैं। कांति यहाँ पर उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है, लेकिन कांति को वो थोड़े पागल से लगते हैं, क्योंकि वो पहेलियों में बात करते हैं। महादेव कांति से कहते हैं कि सारी दुनिया को तुम्हारा बेटा गलत लग रहा हो, तुम्हें भी वो गलत लग रहा हो, लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि विवेक असल में गलत है भी या फिर नहीं।
कांति को ये बातें अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थीं कि विवेक ने जो कुछ भी गलती की उसमें गलती उसकी नहीं थी, बल्कि हमारे स्कूल की और मेडिकल स्टोर वाले की है और इन बाबाओं की भी है। क्योंकि अगर उसे सही तरह से ज्ञान मिल गया होता तो शायद आज वो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। इसलिए वो 4 लोगों पर केस दर्ज करता है, एक तो स्कूल पर, दूसरा मेडिकल स्टोर, तीसरा बाबाओं पर और चौथा खुद पर। क्योंकि अगर विवेक को ठीक से ज्ञान मिल गया होता तो आज वो इसका शिकार नहीं होता। कांति कोर्ट पहुंच जाता है एक वकील को लेकर। खुद के ऊपर केस करने वाले शख्स को देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। कांति उनसे कहता है कि मैं इन 4 लोगों पर मानहानि का केस करना चाहता हूं, क्योंकि इन 4 लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा बेटा ज्ञानता का शिकार हुआ। मैं चाहता हूं सारे लोग मेरे बेटे से माफ़ी मांगे और बदले में ये लोग मुझे महाकाल के लिए चढ़ावा दें। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और 100 रुपये, और मेरे बेटे को स्कूल में वापस दाखिला मिले। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी नाम की एक वकील की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही तेज़ तरार वकील है। यहाँ पर जज से कहती है कि इस केस को ही डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तो कामनी ये केस अपने अंडर ले लेती है और जो कांति के साथ का वकील था वो इस केस को छोड़ देता है, क्योंकि कामनी के सामने उसकी हार पक्की है। तो अब कांति के पास कोई और वकील नहीं था और ना ही इस केस को कोई लेना चाहेगा। तब यहाँ पर वो जज साहब से कहते हैं कि आप मुझे वही दे दीजिए जो हमेशा देते हैं, तारीख। तो जज साहब उसे अगली तारीख दे देते हैं, जिसके बाद से कांति उस केस में लग जाता है। वो इस केस के लिए अब कुछ भी कर सकता था, इसलिए सबसे पहले तो वो इस केस को समझने की कोशिश करता है और फिर ढेर सारी पढ़ाई करता है। वो बहुत सारी बुक्स का अरेंजमेंट करता है जो विवेक के पास पहले से ही रखी हुई थी। कांति उस केस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो दिन रात मेहनत करके उस केस की तैयारियां कर रहा था और सारी चीज़ों की रिसर्च भी करता है, जिसमें उसकी बेटी भी उसका साथ दे रही थी। तो अब तारीख वाले दिन कांति कोर्ट रूम पहुंच जाता है, जहां उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कांति सबसे पहले तो कोर्ट को अच्छी तरह से साफ़ करता है और उस केस को वो खुद हैंडल करने का गुहार लगाता है, जिस पर जज भी हाँ कह देते हैं। सबसे पहले तो बोन से थैंक यू कहते हैं, क्योंकि कांति ने उस कोर्ट रूम को बहुत अच्छे से साफ़ किया था। यहाँ पर कांति अपने जूते चप्पल को बाहर उतारकर आके कहता है ये अन्याय का मंदिर है और वो मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं आता। जो बातें जज साहब को बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन अब ये केस एक्सेप्ट नहीं हुआ था और इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा था। कांति यहाँ पर सभी को धर्म के 4 के बारे में बताता है, धर्म और काम के बारे में, जिनमें अश्लीलता की भी है, और अगर इनके बारे में लोग पढ़ना शुरू करें तो उन्हें अश्लील नहीं लगेगा। लेकिन कामनी कहती है कि हम किसी भी टॉपिक को उठाकर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हर स्कूल की क्रेडिबिलिटी होती है जिसकी वो हद में होते हैं। कांति उनसे कहता है अगर ये सब कुछ पढ़ाया गया होता तो आज ये सब कुछ गलत लगता ही नहीं। तो बहुत बातों के बाद जज साहब उस केस को रजिस्टर कर लेते हैं, जिसके कारण कांति बहुत खुश था। हालांकि ये केस अभी वो जीता नहीं था, लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि कांति को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आगे बहुत सारी अड़चनें हैं। तो आगे कामनी समझ चुकी थी कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है, इसलिए वो कोर्ट में विवेक को बुलाती है और उसे कटघरे में पेश करती है और उससे सवाल पूछती है। कामनी यहाँ पर विवेक से बहुत ही उल्टे सीधे सवाल पूछती है, जिनके जवाब विवेक दे तो पाता है नहीं, साथ ही वो अपने सर को ऊंचा भी नहीं कर पाता और इस कोर्ट से भाग जाता है। जब कांति अपने घर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात उसके घर के बाहर महादेव से होती है। महादेव कांति से कहते हैं कि वो बोलो जो कानों को अच्छा लगे, वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे। कांति उनसे कहता है कि आपकी सारी बातें किसी को समझ आती भी हैं या फिर नहीं, जिस पर महादेव उसे कहते हैं कि मुझे जिसको समझाना होता है वो समझ जाता है। कुछ देर बाद कांति को समझ आ जाता है कि आखिर महाराज क्या बोल रहे थे। उनकी बातों पर गौर करने के बाद अगले दिन वो फिर से कोर्ट में पेश होता है और सबके सामने एक सॉलिड ईच देता है। कांति को मालूम है कि आगे कामनी उसकी बेटी और उसकी बीवी को भी कटघरे में पेश करने वाली है, इसलिए वो अपना होमवर्क पहले से ही करके आया था, क्योंकि जो सवाल कामनी उसकी बेटी से कर रही थी उनका जवाब उसकी बेटी और बीवी बहुत ही ओपन माइंडेड होकर दे रहे थे, जो देखकर कामनी भी अच्छे से समझ गई थी कि कांति ने अपना होमवर्क पहले से ही करके आया है। अब आगे कामनी एक औरत को कटघरे में पेश करती है और वो औरत दरअसल में एक प्रोस्टिट्यूट थी। और यहाँ पर कामनी सभी को बताती है उनका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल उसे अलाउ भी करता है।
स्कूल के बाहर अब जो भी करें, लेकिन आपको स्कूल में हद में रहना होगा। अगर स्कूल ने अपने स्टूडेंट को लेकर डिसिप्लिन एक्शन को लेकर लिया है तो इसमें क्या बुरी बात है। तो यहाँ पर कांति की बोलती बंद हो जाती है और फिर अगले दिन उनकी मुलाकात महाराज से होती है। यहाँ पर महाराज पहेली उसमें उसे एक बात बताते हैं कि सवाल नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा। सवाल के अंदर ही सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सारा सवाल जवाब नहीं होता है। तो अब कांति बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसे यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। तो कांति उसी प्रोस्टिट्यूट को वापस बुलाता है और उससे सवाल करना शुरू करता है। वो इससे कुछ पोजीशंस के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो औरत भी उसे जवाब दे रही थी। कांति उनसे कहता है कि वो तो अपनी भूख मिटा चले जाते हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। जिस पर वो औरत साफ मना करती है और कहती है कि कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं तो कुछ लोग उल्टे सीधा काम करने के लिए, और कुछ नहीं कर पाते तो वो सामने बैठकर रोते रहते हैं। तो कांति इनसे कहता है कि अगर इन सभी लोगों को पहले से ये सब कुछ आता होता तो शायद तुम्हें परेशानी नहीं होती। जिस पे वो औरत हाँ कहती है। अब कांति उनसे एक आखिरी सवाल करना चाहता है कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है आप उसे कहाँ देखना चाहेंगे, और यानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या फिर पढ़े लिखे कष्ट काके जानकार जो अपनी प्रेमिका, बीबी, पत्नी जिनका वो मन और शरीर का सम्मान करे। तो वो औरत कांति की दूसरी बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तब कांति उन्हें झुककर प्रणाम करता है। तो जज साहब उसे कहते हैं कि तुम उन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो। कांति उनसे कहता है कि वो एक ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। इससे बड़ा कोई और नहीं है, क्योंकि स्कूल अपना कुछ भी दांव पर नहीं लगा सकता। जिसके बाद फिर से एक डेबिट है और ये डेबिट फिर से पहुंच जाती है स्कूल की गलती पर कि अगर स्कूल ने सब कुछ सिखाया गया होता तो आज विवेक ये सारी गलती नहीं करता। दरअसल में कांति सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा था। तब कामनी कहती है कि इस टॉपिक को पढ़ाने का किसी के पास कोई तरीका नहीं, अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप बता दीजिए। लेकिन किसी के पास कोई तरीका नहीं था। तब कामनी उससे कहती है कि अगर आपके पास कोई तरीका ना हो तो आप इस केस को वापस ले लीजिएगा, अगर तरीका हो जो कि वेलगर ना हो वो आप हमें बता दीजिएगा। को अब कुछ दिनों के बाद फिर से कांति की मुलाकात होती है महाराज से। यहाँ पर महाराज उसे फिर से अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो उसे कहते हैं कि सच को दबाओ मत, सच को बताओ, क्योंकि सच हमेशा नंग में होता है। जो है उसे वैसा बता दो, क्योंकि सच सुंदर होता है और सुंदर ही शेव है। वो दोनों यहाँ पर कचौरी भी खा रहे थे। यहाँ पर महाराज कांति को भी एक कचौरी देते हुए कहते हैं कि कचौरी को देखकर खाना, क्योंकि जिस कागज़ में कचौरी थी उसमें बहुत ही अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कांति के काम आ सकती थी। अब कांति को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि उसे सब कुछ खुलकर बताना है। इसलिए अगले दिन वो कोर्ट में ह्यूमन बॉडी के कुछ पोस्टर्स लेके जाता है जो एकदम नंग थे, जिन्हें देखकर कामनी कहती है कि ये वल्गर हैं और इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन कांति उनसे कहता है कि ये सारे पोस्टर स्कूल और प्रयोगशाला में पाए जाते हैं और सारे शिक्षक उन्हीं पोस्टर के दौरान ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को पढ़ाते हैं। तो फिर उन्हीं पोस्टर्स के दौर अहम गिप्तांग के बारे में भी आराम से पढ़ा सकते हैं। कांति ये भी कहता है कि जन्म लेके तक उसकी पहचान होती है लिंग, और आज उसी पहचान की बात करने में और बताने में आज हमें शर्म आ रही है। कांति यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है जिसके कारण ये केस कांति की तरफ झुकने लगा था। लेकिन आखिर में कामनी पब्लिक से पूछती है कि आखिर किन किन लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पर स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 1-2 लोग ही हाथ उठा पाते हैं और जज साहब अगली तारीख दे देते हैं। लेकिन इन सब का बाहर पड़ा प्रभाव हुआ था, वो बहुत ही सॉलिड हुआ था। सभी लोग चाहते थे कि स्कूल में इन सब की पढ़ाई हो और सभी लोग उस सब का नॉलेज भी चाहते थे। अब कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल को भी लग गया था कि वो ये केस हारने वाले हैं, क्योंकि अब स्कूल की इज्जत आ गई थी। इसलिए वो कांति के साथ एक मीटिंग रखते हैं और वो कांति को 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं और बदले में ये मांगते हैं कि वो इस केस को वापस ले ले, जिस पर कांति भी उसी चेक को एक्सेप्ट करता है और उस पेपर पर साइन कर देता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब घर लौटता है तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में था। जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जैसे उसे होश आता है
तो यहाँ पर उसे महाराज बताते हैं कि तुम मर चुके हो। मैंने तुमसे कहा था कि सती ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। मुझे लगा था कि तुम मेरे इस रास्ते पर चलोगे, लेकिन तुमने दूसरा रास्ता चुना तो मौत है। जिसके बाद उसे अपनी असली गेटअप में आते हैं और उसे बताते हैं कि वो महादेव हैं। अब मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, क्योंकि आज लास्ट हायरिंग है। जिसके बाद उसे अपनी सुपर कार में बिठा लेते हैं। यहाँ पर वो फुल स्पीड में उसे कोर्ट ले जाते हैं। आखिर में उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं मसादेव अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। लास्ट स्टेटमेंट लास्ट हायरिंग के दिन कांति अपना बयान देता है और कहता है कि ये कहानी 1835 की है। ये कहानी 1835 में अंग्रेज़ों के समय शुरू हुई थी। लॉर्ड मैकाले नाम का आदमी यहाँ पर आया और वो गुरुकुल की पढ़ाई को ख़त्म करके अपनी अंग्रेज़ी पढ़ाई को यहाँ पर लाया और सारे सिस्टम को बदल कर रख दिया। गुरुकुल उसकी पढ़ाई को बदल कर रख दी, जहाँ पर काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश एक्ट के दौरान पढ़ाई को बदली गई थी, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इसी को अपनाकर उन्हीं की पढ़ाई को फॉलो कर रहे हैं। और कहा ये ब्रिटिश के लोगों ने गुरुकुल की पढ़ाई को अपने साथ लेकर चले गए। वहाँ पर उन्होंने इस पढ़ाई का नाम आधुनिक पढ़ाई रखा और ये हमसे आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं रह गए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विवेक आता है और कामनी उससे सवाल पूछने लगती है कि क्या उसने उस दिन गलत किया था, जिस पर विवेक उनसे कहता है उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया, उसने जिस जगह पर किया वो गलत किया। तब वो स्कूल वालों से माफ़ी मांगता है और एक बार फिर से स्कूल में एडमिशन के लिए गुजारिश करता है। तब कामनी उससे कहती है कि ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है कि तुमने जो कुछ किया गलत किया, तुम उसे गलत नहीं मानते। लेकिन धीरे धीरे करके पूरी पब्लिक विवेक को सपोर्ट करने लगती है और कहते हैं कि विवेक ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हम भी करते हैं और सभी करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो यहाँ पर कांति की बातों से प्रभावित होकर आए थे। इस तरह से कांति इस केस को जीत जाता है और जज साहब कहते हैं कि ये गलती एजुकेशन सिस्टम की है, तो जल्द से जल्द एजुकेशन सिस्टम से गुजारिश है कि वो सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड करें। और जिन 4 लोगों ने गलती की है वो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये कांति को कंपनसेशन के रूप में दें, ताकि वो महाकाल को चढ़ावा चढ़ा सके। और विवेक को भी वापस स्कूल में एडमिशन मिल चुका था। आखिर में कामनी कांति से कहती है कि आप इस केस को क्यों जीते मैं बताती हूँ। आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। आखिर में कामनी कांति से माफ़ी भी मांगती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस फ्रेश कंटेंट आप तक पहुंच सकें।